नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल मेरी कहानियां पर स्वागत है। आज हम फिर से हाजिर हैं एक नई कहानी के साथ। मेरा नाम रवि है और आज मैं जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा थी। कुछ साल पहले की बात है। मैंने राजस्थान के जयपुर शहर को अलविदा कहा था। घर की माली हालत ऐसी थी कि दूर महाराष्ट्र के बड़े शहर पुणे में एक फैक्ट्री में काम करने जाना मेरी मजबूरी बन गई थी। वहां की चिलचिलाती गर्मी में मैं हर दिन 12 घंटे पसीना बहाता था, पर अच्छे पैसे मिल जाते थे जिससे हमारे घर की गरीबी दूर हो रही थी। उस दौरान मुझे वहां की एक स्थानीय लड़की अदिति से प्यार हो गया। उसकी सादगी और उसकी प्यारी मराठी बोली ने मेरा दिल जीत लिया। हमने अपने अपने माता पिता को मनाया और एक छोटे से गणेश मंदिर में बड़ी सादगी से शादी कर ली। शादी के बाद हम उसी पुणे में किराए के मकान में रहने लगे। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन तकदीर को शायद कुछ और ही मंजूर था। हमारी शादी के महज 6 महीने बाद ही फैक्ट्री में एक भयानक हादसा हो गया। मशीन में फंसकर मेरा सीधा हाथ बुरी तरह कट गया और मेरी एक टांग भी फ्रैक्चर हो गई। इस हादसे ने मुझे बिल्कुल लाचार कर दिया। वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दिन था। मैं अच्छे पैसे कमाकर अपने परिवार को भी भेजता था, पर अब मैं खुद अपाहिज हो गया था। चलने में दिक्कत होती थी और मैं एक तरह से लाचार था। अब घर का खर्च चलाने वाला कोई नहीं था। तब मेरी पत्नी अदिति ने ही हिम्मत दी। उसने सुझाव दिया, क्यों न मैं घर पर शुद्ध पेड़े और लड्डू बनाऊं और आप हमारे घर की छोटी सी बैठक में बैठकर उन्हें बेचो। मुझे ये विचार पसंद आया। मैंने अपने घर की बैठक में मिठाई बेचना शुरू कर दिया। अदिति सारा दिन घर में रहती और मैं बाहर बैठकर मिठाई बेचता था। मैंने अपनी पत्नी से साफ कहा था कि हमारी मिठाई में शुद्धता और ईमानदारी ही सबसे बड़ी पूंजी होगी, कोई मिलावट नहीं। लेकिन एक हफ्ता हो गया था और मेरी सारी मिठाई रखी की रखी रह जाती थी। एक जानने वाला जो हमें मिठाई का सामान लाकर देता था वो भी परेशान था। हमारे पास छोटा सा फ्रिज था, पर मैं बासी मिठाई बेचना नहीं चाहता था। मेरी पत्नी ने सारी मिठाई ली और मोहल्ले के सारे बच्चों को बांट दी। मेरी पत्नी का नाम अदिति था और वो खुद अपनी मर्जी से मेरे साथ पुणे में रहने लगी थी। मेरे माता पिता ने भी कहा था कि वो हमें छोड़कर जयपुर हमारे साथ चले, पर उसने मेरा साथ नहीं छोड़ा। हादसा होने के बाद मेरे माता पिता बार बार मुझे जयपुर वापस आने के लिए कहते थे, पर मैं वहां जाकर किसी पर बोझ नहीं बनना चाहता था। मेरे 2 भाई और 2 भाभियां थीं। मैं नहीं चाहता था कि वे मुझे लाचार और बोझ समझें। मैं खुददार था और यहीं रहकर कुछ और काम करना चाहता था। लेकिन काम क्या करता? एक हाथ नहीं था और टांग में भी अभी फ्रैक्चर था। मैं बैठकर मिठाई बेचने की बहुत कोशिश करता, पर एक हफ्ता हो गया था और हमें रोज बची हुई मिठाई मोहल्ले के बच्चों में बांटनी पड़ रही थी। मेरे जुड़े हुए पैसे मिठाई के सामान में खर्च हो चुके थे। मैं परेशान था, पर अदिति बहुत अच्छी थी। वो मुझे तसल्ली देती, ईश्वर सब ठीक कर देंगे। वो मुझसे वादा करती कि मुझे कभी छोड़कर नहीं जाएगी। फिर एक दिन उसने मुझे एक हल बताया। वो कहने लगी, आपकी जगह मैं दुकान पर बैठती हूँ। ये सुनकर मैं नाराज हो गया। मैं नहीं चाहता कि मेरी पत्नी को कोई दूसरा आदमी देखे। तुम्हें दुकान पर बैठने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने कहा कि ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अदिति ने समझाया, ये हमारी दुकान नहीं, घर का ही कमरा है। मैं पर्दे में रहूंगी। अगर महिलाओं को पता चलेगा कि दुकान पर एक औरत बैठती है तो वे भी शुभ लाभ के लिए यहाँ मिठाई लेने आएंगी। उसकी बात में दम था। पुणे के हमारे मोहल्ले में औरतों को सामान लेने की बहुत दिक्कत होती थी। हालात को देखते हुए मैंने भारी मन से उसे अनुमति दे दी। अगले ही दिन हमें खबर मिली कि लखनऊ से अदिति की बड़ी बहन प्रीति मेरी तबीयत देखने आ रही है। प्रीति कुछ देर अपनी बहन के साथ बैठी, फिर मेरे पास आकर बातें करने लगी। अदिति ने उसे हमारे घर के मुश्किल हालात के बारे में सब बताया। जब अदिति ने प्रीति को अपने दुकान पर बैठने के फैसले के बारे में बताया तो प्रीति को भी कोई एतराज नहीं हुआ। उसने कहा, पति के बुरे हालात में पत्नी ही तो काम आती है। अगर रवि को अच्छा नहीं लगता तो तुम दोनों मिलकर कोई और हल निकाल लो। हमें कोई परेशानी नहीं है, हम इस बारे में किसी को नहीं बताएंगे। प्रीति ने मुझे अच्छी तरह समझाया। फिर मैंने सोचा कि चलो अदिति को परमिशन दे देता हूँ। प्रीति 2 दिन हमारे घर ठहरकर जाने लगी। जाते जाते उसने अपनी बहन से कहा कि वो अगले महीने फिर से पुणे आएगी। मैंने अदिति से पूछा कि क्या कोई निजी काम है। वो कहने लगी, नहीं, मेरी दीदी का देवर यहाँ काम करता है, इसलिए वो कभी कभी उससे मिलने आती हैं और अब हमसे भी मिलने आ जाया करेंगी। यह सुनकर मुझे अच्छा लगा, क्योंकि मेरी हालत ऐसी नहीं थी कि मैं अदिति को उसके मायके वालों से मिलवाने ले जा सकूं। अगले दिन मैंने एक दोस्त से मिठाई के सामान के लिए कुछ पैसे उधार मांगे, क्योंकि हमारे पास पैसे खत्म हो गए थे। अदिति पड़ोस के कुछ घरों में गई और कहा कि मेरी मिठाई घर की बनी हुई और शुद्ध है, कोई मिलावट नहीं है। ये बात लोगों को पता नहीं थी। उसने कहा, हमें अपनी मिठाई की थोड़ी बहुत पब्लिसिटी तो करनी ही होगी ना। वो वापस आई और कहा, आप भगवान से प्रार्थना कीजिए कि आज हमारी मिठाई बिक जाए। थोड़ी देर बाद अदिति दुकान पर बैठ गई।
एक कस्टमर महिला आई और लगभग 2 किलो मिठाई खरीद कर ले गई। मैं बैठा बैठा थक गया था और सर दर्द के कारण मैं आराम करने के लिए कमरे में लेट गया। मैंने उससे कहा कि वो दुकान का ध्यान रखे। मुझे सोते हुए 3 घंटे हो गए थे। मैं घबराकर दुकान पर गया, लंगड़ाते हुए। मैंने सोचा आज भी मिठाई नहीं बिकी होगी। अदिति खड़ी हुई और मुस्कुराने लगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो बोली। आज मैंने सारी मिठाई बेच दी है। उसने सारे पैसे उठाए और मेरी तरफ बढ़ाने लगी। मैं हैरान रह गया। इन 3 घंटों में मेरी दुकान खाली हो गई थी। मेरी पत्नी ने सारी मिठाई बेच दी थी और वो आज की बिक्री के पैसे लगभग 8,000 रुपये मुझे दे रही थी। मैंने आधे पैसे उसे अगले दिन का सामान लाने के लिए दे दिए। अगले दिन से हर दिन ऐसा ही होने लगा। जब अदिति दुकान पर मिठाई बेचने के लिए बैठती तो 3-4 घंटे में सारी मिठाई बिक जाती थी। मर्द और औरतें दोनों ही मिठाई खरीदने आते थे। हमारी दुकान पर हमेशा भीड़ लगी रहती थी। हमारे घर के हालात सुधरने लगे थे। अदिति हर रात किचन में ज्यादा सामान लेकर पेड़े और लड्डू बनाती और उन्हें छोटे डिब्बों में पैक कर देती ताकि खुली मिठाई से बीमारी न फैले। लगभग 5 महीने गुजर चुके थे। मेरी टांग का फ्रैक्चर भी काफी हद तक ठीक हो चुका था। हर महीने मेरी साली प्रीति भी आती थी। वह हमारे इस काम से बहुत खुश थी। एक दिन प्रीति घर आई हुई थी। मैं अचानक उनके कमरे में चला गया। मैंने देखा कि प्रीति अपनी बहन को एक छोटा सा कट्टा दे रही थी। मुझे देखकर प्रीति ने तुरंत उसे छिपा दिया। अदिति घबरा गई और उसने मुझे बातों में उलझा लिया। प्रीति चुपचाप वो कट्टा उठाकर ऊपर स्टोर रूम में चली गई। मैंने पूछा, इस कट्टे में क्या है? अदिति ने कहा, दीदी का कुछ निजी सामान है। मुझे शक हुआ। मैं जानता था कि वे मुझसे कुछ छुपा रही हैं। मेरी टांग की मजबूरी की वजह से मैं सीढ़ियां नहीं चढ़ सकता था, इसलिए मैं ऊपर नहीं जा सका। जब प्रीति नीचे उतरी तो मैंने उससे भी पूछा। उसने भी वही कहा कि वह निजी सामान है जो वो वापस लखनऊ जाकर ले जाएगी। बाद में वे दोनों मुझे बातों में लगाकर उस कट्टे की बात भुलाने में सफल रहीं। रात को मुझे पता चला कि 1 घंटे बाद प्रीति वापस जा रही है। उसके जाने के बाद मैंने अदिति से पूछा कि वो अपना निजी सामान क्यों नहीं लेकर गई। अदिति ने कहा, शायद भूल गई, अगली बार ले जाएगी। लेकिन मेरे दिमाग में बार बार वही कट्टे वाली बात घूम रही थी। मेरी पत्नी अपने मायके वालों से मदद न लेने के लिए तैयार थी, फिर भी प्रीति हर महीने लखनऊ से वो कट्टा क्यों लाती थी? और क्यों मुझसे मिठाई कोई नहीं खरीदता था? पर अदिति के बैठते ही सारी मिठाई बिक जाती थी। वो भी अपने चेहरे पर मास्क लगाती थी और शर्मीली थी, इसलिए उसकी खूबसूरती देखने कोई नहीं आता था। मुझे सच जानना ही था। मेरी टांग का फ्रैक्चर अब काफी ठीक हो गया था और मैं ठीक से चल रहा था। मैंने अपनी पत्नी से कहा कि मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ। अदिति ने कहा, ठीक है, आप चले जाओ। वैसे भी आज दिवाली है, कस्टमर ज्यादा आएंगे। मुझे घर की सजावट भी करनी है। मैं घर से बाहर निकल आया और बाजार से मैंने एक साड़ी खरीदी। मैं साड़ी पहनकर और घूंघट डालकर एक औरत के वेश में अपनी दुकान पर मिठाई खरीदने जाना चाहता था। मैंने एक सुनसान जगह पर साड़ी पहन ली और अपना चेहरा अच्छी तरह से छुपा लिया। मैंने धीरे से अपनी पत्नी की दुकान पर आकर औरत जैसी आवाज में कहा, मुझे 1 किलो मिठाई चाहिए। मैं जानना चाहता था कि क्या कोई गड़बड़ है। मेरी पत्नी ने मिठाई पैक करके कहा, 1 किलो पेड़ा पैक कर दिया है। इसके अलावा वो शक्ति पाउडर कितना दूं? क्या? मैं चौंक गया। उसने मुझसे मिठाई के अलावा एक और चीज के बारे में पूछा। मैंने किसी तरह अपने चेहरे के भाव छुपाए। वही 1 किलो चाहिए या 2 किलो? उसने पूछा। मैंने घबराकर कहा, वही 1 किलो दे दो। मैंने पैसे दिए और वापस आने लगा। अदिति ने कहा, दोबारा वापस आना, यह चीज बहुत पसंद आएगी क्योंकि ये शुद्ध माल है। मैं सामान लेकर अपने दोस्त के घर चला गया। वहां जाकर मैंने पैकेट खोला। मिठाई के डिब्बे में तो मिठाई ही थी, पर जब मैंने दूसरा वाला डिब्बा खोला तो उसमें 1 किलो सफेद बारीक शक्ति पाउडर मौजूद था। मेरा दोस्त हैरान रह गया। मैंने कहा, ये एक मामूली पाउडर है जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं। मेरे दोस्त ने कहा, तुम पागल हो गए हो, ये मामूली पाउडर नहीं है। ये प्रतिबंधित नशीला पाउडर है जिसका यहाँ पर व्यापार कानूनी तौर पर बंद है। इसे पानी में मिलाकर पिया जाता है और इसका सेवन करने वाली औरतें इसका इस्तेमाल गर्भधारण रोकने के लिए भी करती हैं। यह चीज यहाँ महाराष्ट्र में नहीं मिलती। ये सिर्फ दूसरे राज्यों में पाई जाती है और इसकी तस्करी होती है। ये सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। मैं समझ गया कि हमारी दुकान पर मर्दों से ज्यादा औरतों की भीड़ क्यों रहती थी। इसका मतलब था कि अदिति और प्रीति मिलकर इस गैर कानूनी काम को अंजाम दे रही थीं। प्रीति हर महीने लखनऊ से तस्करी करके ये शक्ति पाउडर कट्टे में भरकर लाती थी और अदिति मिठाई की आड़ में उसे बेचती थी। मिठाई के पैसे वो मुझे दे देती थी, लेकिन इस पाउडर के पैसे शायद अपने पास रखती थी। मेरा दोस्त कहने लगा,
तुम्हें कुछ भी करके इस काम को तुरंत बंद करवाना होगा। ये संगीन जुर्म है। अगर पुलिस को पता चला तो वे तुम्हारे घर को सील कर देंगे और तुम दोनों को इतनी लंबी सजा होगी कि तुम कभी जेल से रिहा नहीं हो सकोगे। मैं बहुत ईमानदार आदमी था और यह सुनकर मेरा पूरा शरीर कांपने लगा। मैं फौरन घर गया और अदिति से जाकर सवाल किया। वो चौंक गई। मैंने उसे साफ साफ बता दिया कि आज मैं भेष बदलकर तुम्हारी सच्चाई जान ली है। मेरी बात सुनकर अदिति ने सब कुछ मान लिया। वह रोने लगी और कहने लगी कि जब हमारी मिठाई नहीं बिक रही थी और रोज नुकसान हो रहा था तो उसने किसी से सुना था कि यह शक्ति पाउडर यहाँ प्रतिबंधित है और इसे पीने से नशा होता है और गर्भधारण भी रुक जाता है। उसने सोचा कि ये यहाँ के लोगों के लिए सोने के भाव बिकेगा और हमें कुछ फायदा होगा। इसीलिए उसने अपनी बहन प्रीति को लखनऊ फोन किया और उसे ये पाउडर भेजने को कहा। इसमें कौन सी बुरी बात है, वो कहने लगी। मैंने उसे डांटा और कहा, शर्म नहीं आती? हमारी वजह से लोग नशा कर रहे हैं, गलत संगत में जा रहे हैं। यह गैर कानूनी काम है। मैं तुम्हें यह हरगिज नहीं करने दूंगा। अगर मेरे भाग्य में पैसा होगा तो मुझे ईमानदारी से मिल जाएगा, लेकिन ऐसे गलत तरीके से नहीं। वह डर गई। उसने कहा कि घर में अभी बहुत सारा पाउडर मौजूद है। मैंने कहा कि वो उसे आग में जलाकर राख कर दे ताकि किसी को पता न चले। मैंने उसे बताया कि इस तरह की चीज बेचने की सजा सिर्फ जेल है और जमानत भी नहीं होगी। अदिति बुरी तरह डर गई और उसने वो सारा शक्ति पाउडर जलाकर खत्म कर दिया। उसने अपनी बहन प्रीति को भी फोन करके मना कर दिया कि वो कभी ये चीज न लाए। मेरी टांग का फ्रैक्चर काफी बेहतर हो गया था। मेरा एक हाथ नहीं था पर मैं बैठ और चल तो सकता था। मैंने पुणे के एक स्कूल में चौकीदार वॉचमैन की नौकरी करने के लिए सोचा, क्योंकि मेरी दोनों टांगें ठीक थीं और मेरा एक हाथ भी ठीक था। अब मैं एक स्कूल में चौकीदार हूँ और मुझे वहाँ अच्छी सैलरी मिलती है। ईश्वर का लाख लाख शुक्र था कि इस गैर कानूनी काम के बारे में किसी को कुछ पता नहीं चला। ये कहानी मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी सीख है, जो हमें ये प्रेरणा देती है कि जीवन में ईमानदारी से बड़ा कोई धन नहीं होता। जब हालात सबसे मुश्किल हों और हर रास्ता बंद लगे, तब भी हमें धर्म और सत्य का रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए। सफलता की राह हमेशा साफ और सीधी नहीं होती, उसमें लोभ और लालच के कई मोड़ आते हैं। मेरी पत्नी अदिति ने गलत तरीका सिर्फ मेरी लाचारी देखकर अपनाया था, पर मैंने उसे समझाया कि गलत तरीके से कमाया गया धन कभी भी सुख और शांति नहीं देता। हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि मेहनत और लगन कभी व्यर्थ नहीं जाती। भले ही मुझे फैक्ट्री में बड़ा काम नहीं मिला, पर चौकीदार का काम मेरी खुददारी को जिंदा रखता है। आत्मसम्मान किसी भी बड़ी दौलत से ज्यादा कीमती है। अपनी मेहनत पर भरोसा रखें। अगर आपका ईमान साफ है तो भगवान आपको कभी भूखा नहीं रहने देंगे। गलत रास्ते से मिलने वाला पैसा कुछ देर की खुशी दे सकता है, पर वो पूरे जीवन की शांति छीन लेता है। इसलिए मेरी आपसे यही विनती है कि अपने लक्ष्य को पाने के लिए केवल सच्चाई के मार्ग पर चलें, चाहे उस पर चलने में कितनी ही देर क्यों न लगे। सच्ची मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। इस मुश्किल समय में हमें ये भी सीखना चाहिए कि सच्चा साथी वही है जो गलती होने पर आपको सही राह दिखाए, न कि गलत काम में आपका साथ दे। दोस्तों, मेरी कहानियाँ चैनल की वीडियो कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।